नमस्कार। मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत की श्रृंखला। और इस श्रृंखला में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अंग्रेजों ने बंगाल पर कैसे विजय प्राप्त की। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल पर विजय प्राप्त करने के पहले की स्थितियों पर यदि प्रकाश डालें तो हमें पता चलता है कि मुगल सत्ता जो भारत में एक केंद्रीय सत्ता थी, यह धीरे धीरे अपने पतन की ओर चल पड़ी थी। यानी कि मुगल साम्राज्य अब कमजोर होने लगा था और इसी का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। बंगाल चूंकि एक ऐसा प्रांत था जो धनाढ्य था और धनी प्रदेशों को जीतने के लिए या उस पर अधिकार करने के लिए सब प्रयास करते हैं और इसी क्रम में अंग्रेजों ने भी प्रयास किया। जब मुगल सत्ता कमजोर हुई, केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, तब प्रांतीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर सत्ता परिवर्तन होता है। और जैसे ही मुगल सत्ता कमजोर होती है, केंद्रीय प्रशासन कमजोर होता है, तो अंग्रेज बंगाल पर विजय या अधिकार करने के लिए प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में सबसे पहला प्रयास जो अंग्रेजों ने किया वह था हावड़ा पर आक्रमण। यानी कि हावड़ा पर ये आक्रमण करते हैं और वह है हावड़ा पर आक्रमण। और यह हावड़ा पर जो आक्रमण होता है वह एक घटना का सूचक है जो कि 1686 ईस्वी में यह आक्रमण होता है। याद रखिएगा, 1686 ईस्वी में यह आक्रमण होता है। और जिस समय यहां आक्रमण होता है उस वक्त मुगल सम्राट औरंगजेब थे और औरंगजेब के पास जब यह सूचना पहुंचती है कि हावड़ा पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, तब औरंगजेब हावड़ा की तरफ आते हैं अपनी सेना के साथ और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ बाहर करते हैं। लेकिन इस बीच आपको मैं ये बता दूं कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का जो विस्तार होता है उसमें दो तीन बातें अंग्रेज फॉलो करते हैं। एक तो युद्ध, दूसरी बात संधि और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिससे भारतीय रियासतें या भारतीय राज्य धोखा खा जाते हैं या गफलत में आ जाते हैं, वह है षड्यंत्र। यह अंग्रेजों की सबसे बड़ी चाल है। और गिड़गिड़ाना, मिन्नतें मांगना, याचना करना, यह भी इसके साथ में अंग्रेज करते हैं। और इसी क्रम में जैसे औरंगजेब इस हावड़ा से बाहर निकालते हैं अंग्रेजों को, तो जॉब चौरनॉक नामक जो है व्यक्ति यह पहुंच जाता है औरंगजेब के दरबार में। यह पहुंच गया औरंगजेब के दरबार में और मिन्नतें करने लगा कि सम्राट, मुझसे गलती हो गई, मुझको क्षमा कर दीजिए। और औरंगजेब उनकी बातों में आ जाते हैं। और होता क्या है कि इस जॉब चौरनॉक को औरंगजेब एक जगह देते हैं जिसका नाम है सूतानाती। और कालांतर में इसी तरह की याचना और मिन्नतें करता हुआ जॉब चौरनॉक पहुंच जाता है अजीमो शान के पास। अजीमो शान उस समय बंगाल का सूबेदार है और अजीमो शान दो और जगह इस जॉब चौरनॉक को देता है। वह जगह है गोविंदपुर और कोलकाता। और यही वह जगह है जहां पर जॉब चौरनॉक क्या करता है, इस तीनों को मिला करके सूतानाती, गोविंदपुर और कोलकाता, इस तीनों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ते की नींव डालता है। और यहां पर एक प्रश्न पूछा भी जाता है कि कलकत्ता का वास्तुकार कौन है, तो कलकत्ता का वास्तुकार यही जॉब चौरनॉक है।
इसके बाद ये जॉर्ज चार्नो करता क्या है कि इस कलकत्ते को प्रेसिडेंसी नगर के रूप में विस्तृत करता है, बढ़ाता है, विस्तारित करता है और भारत का पहला प्रेसिडेंसी जो है शहर, प्रेसिडेंसी शहर या भारत का पहला प्रेसिडेंसी शहर जो है वह हो जाता है कोलकाता। यहां तक तो बात ठीक है। कुछ छूट, कुछ रियायतें अजीमो शान से भी प्राप्त होती है, औरंगजेब से भी प्राप्त होती है, व्यापार शुरू है, चल रहा है। लेकिन समस्या खड़ी होती है कब? जब फर्रुखसियार 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी करते हैं और बंगाल की गद्दी पर उसी समय बैठता है मुर्शिद कुली खां और यहीं से बंगाल का एक नया इतिहास शुरू होता है, एक नई बात, नई सोच के साथ। यह मुर्शिद कुली खां जो है 1717 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1727 तक यह रहता है। और जैसे मुर्शिद कुली खां सूबेदार बनता है वैसे ही उसी के साथ कह लीजिए कि 1717 ईस्वी में 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी होता है। किसके द्वारा? तो फर्रुखसियार के द्वारा। और यह फर्रुखसियार जो है शाही फरमान जो जारी करता है यह एक मील का पत्थर साबित होता है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए, क्योंकि इसमें जो बातें कही गई हैं वो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए नींव का काम करती है। और उसमें से जो कुछ बातें हैं वह मैं आपको बता दूं कि इस शाही फरमान में जो कहा गया कि अंग्रेज बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते हैं, यानी कि मुक्त व्यापार। एक बात क्या हो गई इसमें? मुक्त व्यापार। दूसरी बात क्या होती है कि मुंबई में ढाले सिक्कों को, मुंबई में ढाले सिक्के, यह क्या है कि पूरे मुगल साम्राज्य में चलेगा, यानी कि पूरे मुगल साम्राज्य में मुंबई के ढाले सिक्कों को चलाने की अनुमति इसे दे दी गई। और यह जो बात मुक्त व्यापार की बात है यही है दस्तक प्रणाली। इसी को हम लोग कहते हैं दस्तक प्रणाली, यानी कि बिना टैक्स दिए, बिना चुंगी दिए हुए आप व्यापार कर सकते हैं। और इस बात को यह मुर्शिद कुली खां भली भांति देख रहा था, लेकिन कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। मुर्शिद कुली खां एक योग्य शासक है और उसके बाद जो है इसका शाहसुजा बनता है, बंगाल की गद्दी पर बैठता है और यह भी एक योग्य शासक था। यह 1727 से 39 तक रहता है। 1727 से 1739 तक यह शाहसुजा रहता है। इस बीच हम आपको बता दें कि मुर्शिद कुली खां जैसे गद्दी पर बैठता है तो इन्होंने सबसे पहला काम जो किया वह बंगाल की राजधानी को बदल ली। पहले बंगाल की राजधानी थी ढाका, पहले थी ढाका, और जैसे मुर्शिद कुली खां गद्दी पर बैठता है तो इसने एक नई राजधानी बना ली और वह है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद, या यूं कह लीजिए कि मुर्शिदाबाद की स्थापना मुर्शिद कुली खां ही ने की थी। और जैसे शाहसुजा गद्दी पर बैठा उन्होंने अपना सेनापति अलीवर्दी खां को बनाया और अलीवर्दी खां बहुत ही कुशल, दूरदर्शी व्यक्ति था। और सबसे बड़ी बात कि यह अलीवर्दी खां महत्वाकांक्षी था। और सत्ता परिवर्तन तब होता है जब
शासक कमजोर होता है और सेनापति मजबूत हो जाए। तो यह अलीवर्दी खां देख रहा था कि जैसे कमजोर कोई होगा वैसे हम क्या करेंगे, सत्ता परिवर्तित कर लेंगे। तो शाह शुजा के बाद आता है सरफराज खां। यह 1739 से 1740 ईस्वी तक रहता है और यह अयोग्य शासक था। यह व्यक्ति अयोग्य था जिसका फायदा किसने उठाया, अलीवर्दी खां ने। वह तो देख ही रहा था कि जैसे कमजोर होगा कोई व्यक्ति हम वहां से सत्ता परिवर्तन करेंगे। और अलीवर्दी खां ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी सरफराज खां की और अपने नवाब बन गया। वह वर्ष था 1740 का और यह 1740 से 56 तक रहता है। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेजों पर बड़ी पैनी नजर रखे हुआ था और यह कहता भी है कि यूरोपीय कंपनियों को यदि न छेड़ा जाए तो वह शहद देती है और यदि छेड़ा जाए तो वह काट काट कर खा जाती है। तो यूरोपीय कंपनियों को अलीवर्दी खां ने मधुमक्खी के छत्ते के समान माना, यानी कि तुलनात्मक जो है अध्ययन के तौर पर देखें तो मधुमक्खी के छत्ते से तुलना की यूरोपीय कंपनियों की। और जब अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, मात्र उसकी 3 बेटियां थी, जिसमें से पहली बेटी की शादी वह ढाका में करता है, दूसरी बेटी की पूर्णिया में करता है और तीसरी बेटी की जो वह शादी पटना में करता है। और पटना में जो उसकी छोटी वाली बेटी थी उसी का बेटा था सिराजुद्दौला, यानी कि अलीवर्दी खां का यह नाती था। और यह 1756 में बैठता है और 57 तक रहता है। तो समस्या तो शुरू हो गई थी 1717 से ही, लेकिन वह फलीभूत होगा अब, क्योंकि सिराजुद्दौला जो है वह अकेला वारिस तो था नहीं, क्योंकि इसकी मां 3 बहन थी, उसी में से एक का यह बेटा था। तो इसकी एक मौसी थी जिसका नाम था घसीटी बेगम, और यह घसीटी बेगम जो है इसको उतारना चाहती थी, क्योंकि सत्ता में भागीदारी सब लोग चाह रहे थे। और यहीं से शुरू होता है बंगाल में एक षड्यंत्र का दौर, और जिस पर अंग्रेज अपनी पैनी नजर रखे हुए थे, जिसका लाभ उठा करके वह बंगाल पर विजय प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं कि कैसे कैसे घटना घटती है। सिराजुद्दौला जैसे शासक बनता है वैसे ही यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है, जिसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलता है कि भारत में ये दोनों कंपनियां अपने अपने किलों को सुरक्षित रखने के लिए उसकी घेराबंदी करना शुरू कर देते हैं। और कलकत्ता में भी जो फोर्ट विलियम है उसकी घेराबंदी कर रहे हैं अंग्रेज, और फ्रांसीसी भी कर रहे हैं। तो होता क्या है एक्चुअली में, यहां पर सिराजुद्दौला उस पर रोक लगाता है। फ्रांसीसी तो मान जाते हैं लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं। सिराजुद्दौला क्रोधित होकर के उस पर हमला करता है, और जब हमला करता है तो एक घटना घटित होती है इतिहास में, जिसे काल कोठरी या ब्लैक हॉल की घटना के नाम से जाना जाता है। फोर्ट विलियम जो किला है उसको तो जीत ही लिया, अंग्रेज भाग करके फुल्टा द्वीप पहुंच जाते हैं जो करीब में ही था, और कुछ अंग्रेजों को पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। और वह कोठरी है 14 बाय 18 का, यानी 14 फीट गुना 18 फीट यह लंबा चौड़ा है। इसी में 146 व्यक्तियों को बंद कर दिया जाता है, और जब दूसरे दिन खोला जाता है तो इसमें से मात्र 23 व्यक्ति बचते हैं। हालांकि इतिहास में इस बात की
बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इस पर भारतीय इतिहासकार भी मौन है और विदेशी इतिहासकार भी मौन है। लेकिन एक अंग्रेज जिसका नाम है हॉलवेल, यह व्यक्ति ही इस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह है। और यदि कहा जाए तो इसने ही इसका र्यूमर उड़ाया और एकमात्र यह व्यक्ति जिसने अपनी आत्मकथा में क्या कहते हैं कालकोठरी की घटना की चर्चा करता है। अब यह हॉलवेल दक्षिण भारत में जो स्थित मद्रास था, जहां क्लाइव मौजूद था, वहां इसकी सूचना देता है कि इस तरह की बात घटित होती है। कालकोठरी वाली बात को पूरा बढ़ा चढ़ा करके यह पेश करता है। नतीजा क्या होता है कि क्लाइव दक्षिण भारत से चलता है, दक्षिण भारत से निकलता है कहां, तो बंगाल की ओर। यानी कि इस तरह की जो भारत की संरचना है, तो यहां से निकल करके यहां तक आता है। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से क्लाइव चलता है इस तरफ से, और इस तरफ से वाटसन चलता है। तो वाटसन जल सेना लेकर के और क्लाइव थल सेना लेकर के चलता है। और यह क्या करता है, सीधा आकर के हमला करता है सिराजुद्दौला पर। और सिराजुद्दौला पर जब हमला करता है तो होता क्या है कि सिराजुद्दौला की स्थिति कमजोर हो जाती है और सिराजुद्दौला अंग्रेजों के साथ में समझौता कर लेता है, और उस समझौते का नाम है अलीनगर की संधि। उसका नाम है अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि। और यह अलीनगर की संधि जो है फरवरी 1757 में होती है। और यह अलीनगर जो है कलकत्ता का ही पुराना नाम है, जिसको इसी सिराजुद्दौला ने नाम दिया था अलीनगर। यहां के बाद क्या होता है, अब चूंकि सत्ता के लिए तो यहां संघर्ष हो ही रहा था, और सत्ता के इस संघर्ष में क्या होता है कि एक पक्ष अंग्रेजों की तरफ और एक पक्ष सिराजुद्दौला की तरफ होता है। तो दोनों तरफ यदि हम देखें तो यह जो है, एक तरफ हम अंग्रेज को रख लेते हैं और दूसरी तरफ हम सिराजुद्दौला को रखते हैं। तो कौन कौन सिराजुद्दौला की तरफ और कौन कौन अंग्रेजों की तरफ? क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी षड्यंत्र वाली भी, संधि वाली भी और गिड़गिड़ाने वाली भी, याचना वाली भी। तो तीनों चीजों का सहारा ये लेते हैं और अंग्रेज अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रलोभन देते हैं और अंग्रेजों का साथ देते हैं मीर जाफर। मीर जाफर जो है वह सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति था। अमीचंद, राय दुर्लभ, जगत सेठ जो बैंकर थे, और घसीटी बेगम जो सिराजुद्दौला की मौसी थी, ये सब जो है अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और इस तरफ जो थे मीर मदनी, मोहनलाल और फ्रांसीसी, ये एक तरफ थे। और दोनों के बीच में षड्यंत्रों का दौर चल रहा था और अंग्रेज लालच भी दे रहे थे कि जैसे हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे तो मीर जाफर को कहा कि हम तुमको नवाब बना देंगे। इन लोगों को कहा कि हम आपके साथ में और भी सामान देंगे, कुछ को जागीरदारी देंगे, कुछ को सम्मान देंगे। तो इन लोगों ने पक्ष ले लिया अंग्रेजों का और एक छोटी सी टुकड़ी मीर मदनी और मोहनलाल के पास थी। ये दोनों सिराजुद्दौला का साथ देते हैं और फ्रांसीसी चूंकि समर्थन करते हैं
सिराजुद्दौला का, क्योंकि इसके दुश्मन थे ये। और दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे हम पलासी का युद्ध कहते हैं। 23 जून 1757 को यह युद्ध लड़ा गया और यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि इसने भारतीय राजनीति के रंगमंच पर एक ऐसी शक्ति का उदय किया जो बाद में इस भारत के भाग्य विधाता बने। और इसमें होता क्या है कि सिराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है और सिराजुद्दौला मारा जाता है। इसी का बेटा है मीरन और इस मीरन ने इसकी हत्या कर दी। ये दोनों युद्ध के दौरान ही मारे गए, फ्रांसीसी अलग हो गए वहां पर से। अब क्या होता है कि अंग्रेज जीत गए, मीर जाफर जो है क्या होता है कि इसको शासक बना दिया जाता। मीर जाफर को जब नवाब बना देता है अंग्रेज, तो बंगाल में यहां से एक कठपुतली शासन की शुरुआत होती है, जिसका सारा दारोमदार अंग्रेजों पर रहता है। अंग्रेज इसके मालिक बन जाते हैं, बाकी उसके इशारों पर मीर जाफर नाचता है। लेकिन यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। अंग्रेज और मीर जाफर के बीच में तकरार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अंग्रेज क्या करते हैं कि मीर जाफर को नवाबी के पद से हटा देते हैं और उसकी जगह पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। और ये मीर कासिम जो है मीर जाफर की तुलना में काफी योग्य व्यक्ति था। इसने सबसे पहला काम क्या किया कि अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर स्थापित कर लिया, राजधानी परिवर्तित कर ली। दूसरी बात यहां पर इसने क्या की, बंदूक की फैक्ट्री लगाई, जो आज भी वर्तमान में है। इसके बाद इसने एक और काम किया जिससे अंग्रेज इससे और खफा हो गए। वह क्या था कि भारतीय व्यापारियों को इसने टैक्स से मुक्ति दे दी, यानी कि कर मुक्त व्यापार जो है यह कर सकते थे। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि अंग्रेज व्यापारी और भारतीय व्यापारी दोनों एक धरातल पर आ जाते हैं और यह मनमुटाव चल ही रहा था और अंग्रेज सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि मीर कासिम को हटाया जाए कैसे। तो एक घटना घटती है 1763 ईस्वी में और वह घटना जो है पटना कांड के नाम से जाना जाता है, पटना कांड। और इस पटना कांड में होता क्या है कि मीर कासिम की नीतियों के खिलाफ पटना का एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है एलिस, और इस एलिस ने क्या किया, मीर कासिम के स्थानों पर हमला कर दिया और मीर कासिम इसका विरोध करते हैं और उसकी इस झड़प में, इस युद्ध में एलिस की हत्या होती है। और अंग्रेज क्या करते हैं कि मीर कासिम को 1763 में हटा देते हैं। 1763 में यह मीर कासिम को हटा करके पुनः क्या करते हैं कि इसी मीर जाफर को वहां पर का यानी कि बंगाल का शासक बना देते हैं। लेकिन यह मीर कासिम क्या करता है कि भाग करके चला जाता है अवध, और अवध का जो उस समय शासक था सुजाउद्दौला था, सुजाउद्दौला, जहां मीर कासिम की भेंट जो है इस सुजाउद्दौला के यहाँ जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से होती है, शाह आलम द्वितीय। अब वहां पर तीन, एक भूतपूर्व बंगाल का नवाब, एक अवध का वर्तमान नवाब और एक मुगल सम्राट, इन तीनों ने आपस में मिलकर के एक त्रिगुट तैयार किया और इस त्रिगुट ने निर्णय लिया कि अंग्रेजों से युद्ध किया जाए। लेकिन यह सोच ही रहे थे, इसी बीच क्या होता है कि अंग्रेज बिहार की तरफ आ धमके और
बक्सर के मैदान में दोनों की भिड़ंत होती है और यह जाना जाता है बक्सर युद्ध के नाम से। और यह घटना घटती है 1764 ईस्वी में। यह घटना घटती है 1764 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों का जो है नेतृत्व वह हेक्टर मुनरो करते हैं। हेक्टर मुनरो, यानी कि यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन थे, तो हेक्टर मुनरो। और पलासी के युद्ध में जो सेनापति अंग्रेजों के थे वो क्लाइव थे। एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ यह संयुक्त सेना, जिसमें कि मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय शामिल थे। इस युद्ध में होता क्या है कि अंग्रेजों की जीत होती है और संयुक्त सेना की हार होती है। और इसके साथ ही यहां से एक नई व्यवस्था, नया काल भारत में शुरू होता है। या यूं कहिए कि बंगाल विजय यदि अंग्रेजों की छल कपट का परिणाम था, तो बक्सर का युद्ध पूर्ण रूपेण एक सैनिक विजय थी, जिसमें ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया था, बल्कि अपने सैनिक ताकत पर इन्होंने यह बक्सर का युद्ध जीता था। और इसके साथ ही भारत की राजनीतिक स्थिति में पूर्ण रूपेण दखल अंदाजी हो चुकी थी। बंगाल विजय ने जरूर थोड़ी देर के लिए यह निश्चित किया था कि अगला भाग्य विधाता कौन होगा, लेकिन बक्सर के युद्ध ने तो यह तय कर दिया कि अंग्रेज अब यहां से जाएंगे ही नहीं। भारत की राजनीति में इसका प्रवेश हो चुका है। और इस बक्सर युद्ध में जीत के बाद कुछ संधियां होती हैं, और वो संधि जो है एक इलाहाबाद की संधि होती है, जो अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच और सुजाउद्दौला के बीच में होती है, यानी कि अवध के बीच में होती है। तो इलाहाबाद की जो है पहली संधि जो होती है वह है शाह आलम द्वितीय के साथ में। इसमें क्या होता है कि 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की बात शाह आलम द्वितीय को कही गई। दूसरी बात क्या होती है कि इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र है वह मुगल सम्राट को देने की बात की गई। और दूसरी संधि जो होती है अंग्रेजों और अवध के बीच में, उसमें कहा गया कि इलाहाबाद और कड़ा मुगल सम्राट को दे दिया जाएगा, और दूसरी बात हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपया देना होगा, क्योंकि सुजाउद्दौला बेवजह अंग्रेजों के साथ उलझे इस युद्ध में, इसलिए यह हर्जाना देना होगा। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो बक्सर का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने कि भारत के भाग्य का निर्धारण कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों।